नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका द एसएससी वॉरियर्स में। और बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मौर्य वंश के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले भी हमारे को थोड़ा सा जानना पड़ेगा मगध के बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मगध पे जब हम शासन के बारे में बात करते हैं तो इससे पहले तीन और महत्वपूर्ण शासक आए, जो थे आपके हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद डायनेस्टी। तो अगर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम हर्यक वंश के बारे में बात करें तो हर्यक वंश में जो राजा सबसे महत्वपूर्ण रहे कौन से रहे? बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। उसके बाद जब आपका शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग वंश में सबसे पहले शिशुनाग आते हैं और फिर यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आपका कालाशोक, जिन्होंने दूसरी बौद्ध संहिता का आयोजन किया। इसके बाद आपका नंद डायनेस्टी आ जाता है, महापद्मानंद, जिनको सर्व क्षत्रियांतक भी बोला जाता है, फिर क्षत्रियों का नाशक भी बोला जाता है। और आखिरी जो इनके रहे वो धनानंद रहे। धनानंद की वजह से ही आप बोल सकते हो कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। इसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पीछे का जो कारण था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक आप बोल सकते हो, ऐसा बोला जाता है कहीं कहीं कि वो कहीं वैश्य से बिलोंग करते थे या फिर शूद्र से बिलोंग करते थे, और कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि वो क्षत्रिय ही थे ऑलरेडी। लेकिन अगर कहानी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो धनानंद थे, धनानंद ने कौटिल्य की इंसल्ट की अपने दरबार में, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। और 261 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच में एक युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। और इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य साम्राज्य के पहले राजा बन जाते हैं। 321 या तो 321 कहीं कहीं बोला जाता है, जो कि इनका टाइम पीरियड रहा। एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, और जैन धर्म को अपनाने की वजह से ही इनकी मृत्यु हुई थी। क्यों? क्योंकि जैन धर्म को अपनाने में आपको पता है कि भाई इसमें बहुत ज्यादा कठोर तप करना पड़ता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है हमारे को मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन धर्म को भी अपनाया था, और श्रवण बेल गांव में इनकी मृत्यु हुई थी। किसके कारण? भूख के कारण। आगे हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे इसके बारे में जो हमारे को जानकारी मिलती है वो किससे हमारे को इसकी जानकारी मिलती है। तो कुछ पुस्तकें आपको याद रखनी है। जैसे पुस्तकें कौन कौन सी है जिससे हमारे को जानकारी मिलती है, जैसे आप ले लो अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई, मृच्छकटिकम, जो कि शूद्रक द्वारा लिखी गई, मेगास्थनीज द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो कौन सी लिखी गई? मेगास्थनीज द्वारा पुस्तक लिखी गई इंडिका। तो यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे भाई एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्होंने केवल बिहार और बंगाल जो थे ये क्षेत्र शामिल नहीं थे, बाकी और भी थे, बल्कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत जो था, पश्चिमी ये जो क्षेत्र था और उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, जहां पे आपका दक्कन वाला क्षेत्र जो आ जाता है, वो भी यहाँ पर इनके अधीन था। यह विवरण हमारे को मेगास्थनीज द्वारा मिलता है। और मेगास्थनीज जो था वो सैल्यूकस का राजदूत था। और सैल्यूकस कौन था? ये सिकंदर का कौन था? सेनापति था। और सिकंदर ने आक्रमण किया था धनानंद में, नंद वंश में। जब धनानंद था तब उसके टाइम पीरियड पर आक्रमण किया था 326 में, जिसे हाइडस्पेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो ये आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, और बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। कहां पर? श्रवण बेलगोला या फिर श्रवण बेल गांव में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधा बिंदुसार के बारे में बात करें तो बिंदुसार की कहानी बहुत ज्यादा एक प्रसिद्ध है, जहां पे बोला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी, जिनका नाम था दुर्धरा, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य को अक्सर थोड़ा थोड़ा जहर दिया करते थे, ताकि उनकी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, और आने वाले टाइम पर अगर कभी कोई उनको जहर देने का प्रयत्न करे तो वो उनकी बॉडी एक्सेप्ट कर ले। लेकिन वही भोजन एक बार उनकी पत्नी द्वारा खा लिया जाता है, और जिसकी वजह से वो मौत की कगार पर आ जाते हैं। और जो उन्होंने वो जहर वाला भोजन खाया वो उनके पेट में जाकर उनके पेट में जो बिंदुसार मतलब एक जो बच्चा पल रहा था वो उन पे भी थोड़ा असर कर गया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि कौटिल्य ने दुर्धरा का पेट काटा और वहां से चंद्रगुप्त मौर्य को निकाला। लेकिन वहां पे दुर्धरा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जब बिंदुसार को निकाला गया तो उनके माथे पर एक बोल सकते हो कि बिंदी सी बन गई, या फिर बोल सकते हो काला सा दाग पड़ गया, जिसकी वजह से इनको बिंदुसार के नाम से भी जाना गया। तो 297 से लेकर 273 के बारे में अगर बात करें तो ये बिंदुसार का टाइम पीरियड है। लेकिन इनकी ज्यादा उपलब्धियों के बारे में हमारे को नहीं पता चलता। एक के बारे में जरूर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कहा जाता है कि दो समुद्रों के बीच की जो भूमि थी, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जो बीच की भूमि था भूमि थी, उस पर इन्होंने जीत जरूर हासिल की थी। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें अशोक के बारे में बात करते हैं, या तो इसको 73 बोलेंगे या तो हम 269 बोलेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा विवादास्पद रहेगा। तो यहाँ पर इनका टाइम पीरियड रहा। अशोक जो थे वो मौर्य साम्राज्य के काफी ज्यादा प्रसिद्ध शासकों में से बोले जाते हैं। और एक और चीज यहाँ पे इनकी कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है, ऐसा बोला जाता है
कि मौर्य साम्राज्य में जब यहाँ पे अशोक राजगद्दी पर बैठते हैं तो इससे पहले की कहानी ये बोलती है कि अशोक ने लगभग अपने 99 भाइयों को मारकर राजगद्दी हासिल की थी। टोटल ये 101 थे, 100 भाई ये खुद थे, और लास्ट को इन्होंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो राजगद्दी के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। ऐसा मिथ बोलो या तो ये कहानी बोलो, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूर कहा जाता है। और साथ ही साथ अशोक को बहुत ज्यादा क्रूर राजा के रूप में भी जाना जाता था। कब? 261 ईसा पूर्व से पहले, कलिंग के युद्ध से पहले। आगे हम बात करते हैं, वैसे तो इनको महानतम शासक में भी कंसिडर किया जाता है। जैसे हम बात करें सिंह शीर्ष जो था वो भी हमने यहीं से लिया गया है, ठीक है। अशोक चक्र भी लिया है हमने। तो अशोक को 2 उपाधि मिली थी, प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय। प्रियदर्शी का मतलब होता है देखने में सुंदर, और देवनाम प्रिय का मतलब होता है देवों के प्रिय। ये 2 उपाधि किसको मिली थी? अशोक को मिली थी बच्चों। आगे हम बात करते हैं कि भाई इनके जो बारे में हमारे को पता चलता है कहां कहां से मिलता है। सारनाथ शिलालेख में उन्होंने तीसरी उपाधि अर्थात धर्मशोक को अपनाया था। किसको? धर्मशोक को अपनाया था। 3वीं शताब्दी मौर्य हमारे को सारनाथ के अभिलेख में मिलता है। अशोक ने अपने शासनकाल में यहाँ पे बलि प्रथा है, सॉरी, बलि प्रथा को निषेध कर दिया था। सॉरी, मतलब यहाँ पे जो बलि वगैरह ली जाती थी वो इनके दरबार में बलि निषेध थी। आगे हम बात करते हैं अशोक के शिलालेख। प्रमुख शिलालेख कौन कौन से हैं? जैसे 14वां शिलालेख के बारे में बात करें, वैसे तो यहाँ पे 14 शिलालेख हैं इसके अशोक के, वैसे टोटल शिलालेख 14 है। निम्नलिखित 8 स्थानों पे हमारे को मिले। कौन से? धौली, गिरनार, जादूगुड़ा, कालसी, मनसेरा, उसके बाद शाहबाज गढ़ी और सोपारा, और लास्ट आपका हो जाता है येन गढ़ी। तो ये जो जगह है यहाँ पर हमारे को क्या मिलते हैं? अशोक के अभिलेख मिलते हैं। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करेंगे बच्चों 261 ईसा पूर्व के बारे में बात करेंगे, और 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। और कलिंग जो है कहां पर है? कलिंग आज का अगर हम क्षेत्र बोले तो उड़ीसा में है। और उड़ीसा को जीतने के बाद अशोक जो था वो संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा कर सकता था। किस पर? संपूर्ण भारत पर। ऐसा नहीं था कि अशोक जो थे वो कलिंग का युद्ध नहीं जीते थे। अशोक कलिंग का युद्ध जीत भी जाते हैं, लेकिन जीत के उपरांत जब उनको पता चलता है कि इनके युद्ध की वजह से काफी ज्यादा क्रूरता हुई, काफी सारे लोगों की मृत्यु हुई, जिसके बाद ये युद्ध लड़ना छोड़ देते हैं या फिर एक प्रण ले लेते हैं कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। और ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जब उस क्षेत्र को जीता गया इनके द्वारा, तो एक व्यक्ति अपने छोटे से पुत्र को लेकर आता है और बोलता है कि आप तो बहुत ज्यादा महान राजा हो, तो कृपया करके मेरे इस पुत्र को जीवित कर दो, जिसकी वजह से उनका जो मन होता है पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। और उसके बाद वो प्रण ले लेते हैं कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। और 261 ईसा पूर्व के बाद वो कभी भी युद्ध भूमि में नहीं उतरे बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य कलिंग को एक खतरे के रूप में देखता था, क्योंकि उनके पास मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और मध्य भारतीय प्रायद्वीप में उनकी संपत्ति के बीच संचार को बाधित करने की क्षमता थी। किसके पास? कलिंग के बीच में। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र और जो नीचे का जो पार्ट था उनके बीच में, मतलब जो संचार का माध्यम था वो किसकी वजह से नहीं हो पा रहा था? कलिंग की वजह से नहीं हो पा रहा था। जिसकी वजह से अशोक ने क्या किया कि यहाँ पे कलिंग के राजा ने राजा अशोक की मांगों के सामने, मतलब उन्होंने जो मांगे की उसमें आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। जिसके बाद अशोक ने अपने साम्राज्य के खिलाफ, या फिर सॉरी उनके साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। अशोक के शिलालेख के अनुसार युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में शुरू हुआ और अशोक के शासन के 9वें वर्ष में समाप्त भी हो गया। मतलब 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध भी हुआ। कलिंग के राजा के पास एक सेना थी जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी शामिल थे, जिनकी संख्या लगभग 60,000 पैदल सैनिक, 1000 घुड़सवार और 700 हाथी थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज की पुस्तक आपको याद रखनी है बच्चों, जो कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका, और ये राजदूत थे सेल्यूकस के। राइट, तो यहाँ पे मेगास्थनीज ने बताया कि मौर्य साम्राज्य की सेना की ताकत लगभग 1 लाख थी, जिसमें 1700 घोड़े, उसमें हाथी, और साथ ही साथ 60,000 पैदल सैनिक भी थे। यहाँ पे बहुत बड़ी सेना भी थी। तो सिंपल सी बात है वो जीतने भी थे। अशोक के 13वां शिलालेख में कहा गया है कि कलिंग के युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोगों को मारा गया, फिर 1.5 लाख लोग जो थे उनकी मृत्यु भी हुई थी। अन्य 1 लाख लोग, यहाँ पे अगर हम बात करें, सॉरी 1.5 लाख जो लोग थे उनको क्षति पहुंची, और बाकी के कुछ लोग थे लगभग 1 लाख के आसपास, उनको क्या हुआ कि भाई उनको काफी ज्यादा क्षति पहुंची या फिर उनकी मृत्यु भी हो गई। जिसकी वजह से अशोक ने क्या किया, इस युद्ध के पश्चात कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। तो यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण के बारे में बात करें तो वैसे तो 3 राजा हम बात करते हैं कि पहला आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक।
लेकिन यहाँ पे एक और राजा आपको याद रखना है कि इनका टाइम पीरियड चला 221 ईसा पूर्व से लेकर 185 तक का टाइम पीरियड रहा। और बृहद्रथ बृहद्रथ जो थे यहाँ पे अंतिम राजा थे 185 में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, बृहद्रथ को मारा था पुष्यमित्र ने मारा था। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं भाई मौर्य साम्राज्य का पतन क्या है या फिर क्या कारण है। अशोक ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया, उसने बलि विरोधी जो नीति थी उसको अपनाया कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में पहले बलि प्रथा बहुत ज्यादा चलती थी। ये भी बोल सकते हो कि जो ब्राह्मण द्वारा पद्धतियां जो चलाई गई या फिर उनके द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनका इन्होंने विरोध किया। साथ ही साथ जो आने वाले उत्तराधिकारी थे उनको खजाना खाली मिला या फिर जो खजाना मिला उन्होंने किसी अन्य गतिविधि पर ज्यादा वेस्ट किया। उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई हुई जिसकी वजह से कभी भी ऐसा उत्तराधिकारी नहीं आया जो कि साम्राज्य को संभाल पाए। लास्ट जो राजा आते हैं वो बृहद्रथ आते हैं और बृहद्रथ जो है 185 तक उनका शासनकाल रहता है और पुष्यमित्र द्वारा बृहद्रथ को मारकर मौर्य साम्राज्य को खत्म कर दिया जाता है। तो यहां तक हमारा जो मौर्य साम्राज्य है वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, तो होपफुली की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी वीडियो रेगुलर आती रहेगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास गाइस।